हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं उन सभी तरह के रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग केवल उन सभी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में ही नहीं बल्कि उस फॉर्मूले के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझेंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आता है और उसमें जो भी टर्म यूज हुए हैं अगर मीनिंग आप नहीं जानते हैं, जो एक्चुअल मीनिंग होता है, तो आप फॉर्मूले को यूज करते समय कुछ ना कुछ गलती जरूर कर बैठेंगे। जहां आपको +4 मार्क लाना चाहिए था वहां पे -2 या फिर -1 आप लेके आ जाएंगे। तो इसी गलती को आप कभी ना करें, इसी के लिए हम लोग इस सिंगल वीडियो की हेल्प से सभी तरह के रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखने वाले हैं कि उसका आखिर फॉर्मूला क्या होता है, उसमें जो भी फॉर्मूले में टर्म यूज होते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला भी सिंपल याद है, उसमें जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं उसका अगर आपको एक्चुअल मीनिंग पता है तो आप उस फॉर्मूले को कहीं भी परफेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू लास्ट तक अगर देख लेते हैं, इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको उन सभी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके पीछे का कंसेप्ट यानी उस फॉर्मूले में जो भी टर्म यूज हुए हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, उन सभी तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सिंगल वीडियो की हेल्प से। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, इसके बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास के बारे में। अब जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बताओ, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जब तक नहीं बताओगे तब तक हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो रोटेशनल प्रॉपर्टी होता है और ये मास ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है और प्लस जो ऑब्जेक्ट पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, यानी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, इस सब पे डिपेंड करता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर पॉइंट मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम लोग को एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ ये कोई पॉइंट मास है, ठीक है, जिसका मास m है और ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में तो पता ही होगा, वैसा एक्सिस जिसके अबाउट कोई रिजिड बॉडी क्या हो, रोटेट करे। ये मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर के अबाउट ये छोटा सा, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो इस कैप के लिए ये मार्कर क्या हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिससे ये पॉइंट मास जो है वो r डिस्टेंस पे है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है यानी I जो आता है वो mr² होता है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है, तो मुझे पता ही था mr² होता है। थोड़ा ठहरिए, अब पता चलेगा इसमें नई बात क्या है। ठीक है, तो ये तो सब लोग जानते हैं I = mr² होता है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, क्या यहाँ पे ये r जो है वो सिंपल जो r गिवन होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी ये पॉइंट मास का डिस्टेंस, हमको जो भी डिस्टेंस गिवन होगा क्या इस फॉर्मूले में वो पुट कर देंगे? वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है, और ये कोई पॉइंट मास इस तरह से गिवन है जिसका मास m है, ठीक है, और ये हमें ये वाला डिस्टेंस इस तरह से गिवन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा इंक्लाइन है और ये डिस्टेंस मान लीजिए हमें ये कितना d गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या जब हम इस केस में जब I = mr² लिखेंगे तो क्या यहाँ r के जगह सिंपल d पुट कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यही तो यहाँ समझना है, कंसेप्ट यही है। ये जो r होता है ना, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये r के बारे में आप जरूर से लिखिए कि ये r जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस पे देखिए ये जो परपेंडिकुलर है ना, आप जितना भी इस पे स्टार लगाए वो कम है, क्योंकि यही इस फॉर्मूले में एक कंसेप्चुअल है जो समझने वाली बात है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ओके, तो ये r जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इस केस में r की जगह क्या पुट होगा, क्या ये d पुट होगा? नहीं। तो वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये डिस्टेंस जो होगा ना, ये परपेंडिकुलर, ये कैसा है, परपेंडिकुलर। तो इस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये जो भी कैलकुलेट होगा, यानी यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो d sin थीटा आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए d sin थीटा, तो यहाँ से I = जो फाइंड करेंगे वो m, और r की जगह क्या आएगा, ये d नहीं आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही समझने वाली बात है ना, ये जो परपेंडिकुलर टर्म है इसको आप खास तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये r की जगह क्या आ जाएगा, d sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट मास के केस में बस इतना समझना है तो आपका काम आराम से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अभी तक हम लोगों ने पॉइंट मास के बारे में बात किया है।
अब हम आगे बात करेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब कंटिन्यूअस मास सिस्टम में तो बहुत तरह के रिजिड बॉडी आएंगे, तो उन सभी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके पीछे का जो भी कंसेप्ट है वो सभी हम समझने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस। कैसा? कंटिन्यूअस मास सिस्टम। अब देखिए, इसको आगे स्टेप बढ़ाने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, फटाफट समझ लेते हैं, ठीक है। यानी वैसा मास सिस्टम जो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हो, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मास को ला रहे हैं और एक जगह ग्रुप में रख रहे हैं। मान लीजिए ये छोटा सा मास है, मान लीजिए ये छोटा सा मास डीएम है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, लाते गए और एक जगह इस तरह से, मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर है, हम इस तरह से रखते जा रहे हैं, इस तरह से रखते रखते ये रेक्टेंगल टाइप का शेप ले लिया, ठीक है। ये इस तरह से रख रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें हम किए क्या है बेसिकली कि छोटे छोटे मास को हम क्या कर रहे हैं, लाके और इसमें रख रहे हैं, यानी छोटे छोटे मास एलिमेंट को एक सिस्टम में रख रहे हैं। तो हम इसी को बोल देते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल मास को ला रहे हैं और सिस्टम में बना रहे हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस मास सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अब देखिए, रॉड दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी बात किया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है, जिस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो हम रॉड पढ़ने वाले हैं ना, वो यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में भी कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, पर उसमें स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला नहीं होता, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि अभी समझा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता होना जरूरी है। तो मान लीजिए ये कोई रॉड है जिसके किसी एक एंड से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। अब देखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जितना जरूरी ये फॉर्मूला याद रखना नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन याद रखना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोजीशन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी तो डिपेंड करता है ना। तो देखिए, मान लीजिए ये रॉड है, इसका मास m और लेंथ l गिवन है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये रॉड के कहाँ से पास हो रहा है, मान लीजिए ये रॉड है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के किसी एक एंड से पास हो रहा है, यानी ऐसे, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ये याद रखेंगे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के कहाँ से पास हो रहा है, किसी एक एंड से। यहाँ इस साइड से भी पास हो सकता था या इधर से पास हो, दोनों तरफ से बराबर है। तो आई जी इक्वल्स टू क्या आता है, ml²/3, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कंसेप्ट क्या है, जब भी इस तरह के केस हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के किसी एक एंड से पास होता है, तो ये उस केस में हम ml²/3 का यूज कर सकते हैं। कब? जब ये रॉड कैसा है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग अब यूनिफॉर्म रॉड के बारे में पढ़ेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म के बारे में सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। तो यहाँ क्लियर है ये कैसा रॉड है, यूनिफॉर्म अगर रॉड हो और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के किसी एक एंड से पास हो, तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I = ml²/3 आता है। अब देखिए यहाँ कंसेप्ट क्या है, ये L जो है, L क्या है, तो यहाँ तो सिंपल लग रहा है, रॉड का लेंथ है ना, यही तो गलती होती है। मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझ में आया, और जिस तरह से पॉइंट मास के केस में देखा था, मान लीजिए इस तरह से रॉड इस तरह से है, इस बार इस रॉड का मास m है और लेंथ l है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ इस टाइप का गिवन है, जो इस एक्सिस से थीटा है। तो क्या इस केस में भी हम सीधे इस फॉर्मूले में l के जगह l पुट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली L जो होता है, मान लीजिए इस एंड को जहाँ से पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन उसको 1 नाम दे दे, और जहाँ से नहीं पास हो रहा है यानी अपोजिट एंड को हम 2 नाम दे दें। तो ये L जो होता है ना, वो क्या होता है, ध्यान से देखिए, वो परपेंडिकुलर, फिर परपेंडिकुलर वाला टर्म आया, इसको खास तरह आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि फॉर्मूला यूज करते समय इसी को खास तरह से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 मतलब इस दूसरे एंड का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, तो यानी दूसरे एंड का, रॉड के दूसरे एंड का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कंसेप्ट यहाँ पे ये है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये रॉड का लेंथ L है, ये वाला अगर हम डिस्टेंस यही होगा परपेंडिकुलर, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे L sin थीटा आएगा। तो यहाँ L के जगह क्या आ जाएगा, जो ये वाला लेंथ होगा L sin थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दूसरे एंड का, क्योंकि इस केस में पहला एंड ये हो गया जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, और दूसरा एंड ये हो गया, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे L जो है वो L sin थीटा पुट होगा, न कि L। क्लियर है यहाँ तक?
अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए, हम लोग इसमें कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में ही अभी सभी केस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के बारे में। अब देखिए यहाँ पे रिंग जो है क्या यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम जो रिंग के बारे में कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। और वो क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इसको अगर अच्छे से समझने हैं तो फिर वही बात है, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक है वहाँ से आराम से जाके उसको समझ सकते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो मान लीजिए ये कोई रिंग है, रिंग का मतलब समझ में आ ही रहा है, चूड़ी जो लेडीज पहनती है हाथ में ना, वही हो गया रिंग। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखिए अब हमने बार बार क्या जिक्र कर रहे हैं इस बात को कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना तो लाजमी है, ठीक है। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन को होना तो जरूरी है, तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो देखिए जो हम यहाँ पे केस पढ़ने वाले हैं, इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग के सेंटर से और इसके रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस टाइप से कुछ पास हो रहा है। इसको ध्यान से आप देखने की कोशिश करिए, ठीक है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये समझ में आया किस तरह से पास हो रहा है। मान लीजिए ये एक रिंग है, ठीक है, ये इस तरह से रखा हुआ, ये समझ में आ रहा है, ये हो गया, ये रिंग टाइप का है, ये इस तरह से रखा हुआ। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके रिंग के इस टाइप से पास हो रहा है, यानी बीचों बीच, और रिंग का प्लेन ये हुआ, तो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और रिंग के सेंटर से इस तरह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रिंग इस तरह से रोटेट कर सकता है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, जिसका मास m है और रेडियस r है। तो इस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है I = mr²। अब देखिए यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल m का मतलब हो गया मास ऑफ रिंग एंड r का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ रिंग। और इस केस में जो रिंग था वो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस के लिए ही वैलिड है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, ये भी जरूरी है, क्योंकि रॉड के केस में कैसा, किसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, यूनिफॉर्म होगा तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग जब भी रिंग के केस देखेंगे तो रिंग के केस में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा हो इस रिंग के परपेंडिकुलर, जो कि अभी हम लोगों ने समझा था एग्जांपल के लेके, तो उस केस में हम I = mr² आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। देखिए फॉर्मूला के साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बहुत जरूरी है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ याद क्या क्या रखना है, आप यहाँ जैसे देखे हैं कि क्या याद रखना है, RL के बारे में ध्यान रखना था कि L क्या है ना। तो जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखें तो फॉर्मूला तो याद रखना ही है, क्या होगा उसके साथ साथ आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये भी याद रखना पड़ेगा, है। प्लस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन उस बॉडी के कहाँ से पास हो रहा था, है ना। यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आया है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग इसी कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में हम लोग थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। अब देखिए यहाँ पे फिर से बात आती है कि ये डिस्क जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे जो डिस्क होगा वो यूनिफॉर्म होगा, क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर कैलकुलेट करना होगा तो फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए ये कोई डिस्क है, ठीक है, इस टाइप से। अब डिस्क है तो डिस्क तो समझ ही रहे हैं, CD का कैसे टाइप का होगा ना, जो DVD होता है जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, CD का कैसेट इस टाइप से। जिस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहे थे ना, यानी इसके सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ये समझ में आ रहा है किस तरह से पास हो रहा है। जैसे जैसे हम लोगों ने अभी रिंग के केस में समझा था कि ये अगर डिस्क है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके बाद ये डिस्क इस तरह से रोटेट करेगा। अब देखिए हाथ डिस्क टाइप का तो नहीं है क्योंकि डिस्क गोल होता है, ठीक है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, mr²/2। यहाँ पे भी अगर हम फॉर्मूले में जो भी टर्म गिवन है इसका मीनिंग समझे तो मास का मतलब, m का मतलब हो गया मास ऑफ डिस्क, r का मतलब रेडियस ऑफ डिस्क। अब ये डिस्क कैसा था, यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो हम इस फॉर्मूले के यूज करेंगे कब, जब डिस्क यूनिफॉर्म गिवन हो। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए इसी में हम लोग फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और उसको किस तरह से यूज करेंगे। क्लियर नहीं आता। हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। कैसा सिलेंडर, होलो सिलेंडर। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होलो सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग होलो सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, फिर आगे कैलकुलेशन देखते हैं। तो सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल होगा, जो घर में होते हैं ना, जो घर में गैस आते हैं ना, वो सिलेंड्रिकल शेप का ही तो होता है। तो उसी टाइप का कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका मास
m और रेडियस r इस टाइप से है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से पास हो रहा है, जो कि इसके बीचों बीच सेंटर से होते हुए नीचे से निकल रहा है। ये समझ में आ रहा है कैसे पास हो रहा है। मान लीजिए ये प्लेन है ना, अपर सरफेस का प्लेन, इसके परपेंडिकुलर और इस होलो इसको बीचों बीच इस तरह से सेंटर से पास हो रहा है, इस तरह से। इसके बाद फिर इस तरह से रोटेट कर सकता है। क्लियर यहाँ तक किस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I, वो होता है mr²। अब ध्यान से देखिए mr² अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था किसके केस में, रिंग के केस में। तो ये रिंग जैसा ही क्यों आया है, क्यों होता है, बहुत सारे सेम रेडियस के रिंग से मिलकर बना होता है ना। तो किससे मिलकर बना है, सेम रेडियस के रिंग से। तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिंग के इक्वल ही आया है। तो देखिए इस फॉर्मूले को जो हम यूज करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म किसी भी टाइप का होलो सिलेंडर गिवन हो, हम हर केस में इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास होलो सिलेंडर कुछ इस टाइप का है जो प्रॉपर शेप का भी नहीं है, मान लीजिए ये इस टाइप का है और ये इस टाइप का कुछ पास हो रहे हैं, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से गया, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इसमें भी था, ठीक है, और ये इस तरह से कुछ पास हो रहे हैं। समझ में आ रहा है किस तरह से पास हो रहा है। ये होलो स्फीयर कुछ इरेगुलर शेप का है। तो इस केस में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना I, वो mr² के ही इक्वल होगा अगर इस सिलेंडर का मास m और रेडियस r है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है होलो सिलेंडर के केस में किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उस सिलेंडर के कहाँ से, सेंटर से पास हो। समझ में आ रहा है। अभी हम लोगों ने समझा था किस तरह से पास हो रहा है। तो उस केस में I = mr² आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए समझते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अभी हम लोगों ने देखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर के बारे में। तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सॉलिड सिलेंडर किस टाइप का होता है। तो ये भी सिलेंड्रिकल ही होगा, जो कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, अंदर से भरा हुआ होगा, है ना, कहीं पे भी खाली नहीं होगा। तो ये इस टाइप का है जो पूरी तरह से अंदर से भी इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है, अंदर भी कोई खाली नहीं है, ये अंदर से भी पूरी तरह से फिल है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हम लोग को एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता करना पड़ेगा कि कहाँ से पास हो रहा है। तो मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होलो सिलेंडर के जैसा ही इसके सेंटर से इस तरह से पास हो रहा है और नीचे वाले फेस के सेंटर से इस तरह से नीचे निकल जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I वो होता है mr²/2। अब इसको ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि ये भी तो अभी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था डिस्क के केस में, कि अगर डिस्क यूनिफॉर्म हो तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है, mr²/2, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन उस डिस्क के सेंटर से और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो, ठीक है। तो ये क्यों आया है, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं ये जो सॉलिड सिलेंडर होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क में सेम रेडियस के डिस्क से ही तो मिलके बना होता है ना। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था। अगर अभी भी अगर इसमें डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए समझते हैं I = mr²/2 का क्या मतलब है। तो यहाँ m जो है वो मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर और r क्या है, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है। अब बात आती है कि क्या ये I = mr²/2 आया है वो किसी भी टाइप के सॉलिड सिलेंडर के लिए यूज कर लेंगे, यानी यूनिफॉर्म हो तब पर भी और नॉन यूनिफॉर्म हो तब पर भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब ये सॉलिड सिलेंडर कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। अब चलिए हम लोग 6 पॉइंट देखते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 6 पॉइंट में हेडिंग डालिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। अभी हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में देखा था और ये क्या है, स्फीयर। तो स्फीयर और सिलेंडर में होल और सॉलिड देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग स्फीयर के बारे में बात करें तो स्फीयर कैसा होगा, क्रिकेट का बॉल जो क्या होता है, अंदर से खाली होता है और बाहर से उसका मटेरियल से जो भी बना होता है वो मटेरियल होता है। अब जिसका मास m और रेडियस r है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना तो बनता है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए किस तरह से पास हो रहा है। इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है कुछ इस टाइप से पास हो रहा है। तो ये किस तरह से पास हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस होलो स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है ना। यहाँ कहीं सेंटर होगा, इसके सरफेस से इस तरह से जा रहा है, उसके सेंटर से होते हुए नीचे से निकल रहा है। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I वो आता है 2/3 mr²।
यहाँ समझ में आया कितना आता है? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन होलो स्फीयर के सेंटर से इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से पास हो तो इस केस में I = 2/3 mr² होता है। इसके साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन को याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, ठीक ना। सपने में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन को मत विछड़ने दीजिएगा इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अगर इस दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बिछड़ा तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी याद रखना है। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है m जो होगा वो होलो स्फीयर का क्या होगा, मास, और r जो है इसका रेडियस है। अब बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है क्या हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह के होलो स्फीयर के लिए यूज करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो फॉर्मूला है I = 2/3 mr², वो हम केवल और केवल तब यूज करेंगे जब होलो स्फीयर कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तभी हम इस फॉर्मूले का I = 2/3 mr² का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग 7th पॉइंट की बात करते हैं और उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो हेडिंग डालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। कैसा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। अब देखिए हम लोग सॉलिड स्फीयर के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है, वैसा क्रिकेट का बॉल जो अंदर से भी खाली नहीं हो, यानी हर जगह से क्या हो, भरा हुआ हो। जैसे एक होता है ना, एक थ्रो करने वाला होता है गोला टाइप का, जिसको ऐसे करके फेंकना होता है। अब देखे होंगे लोहे का गोला होता है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, सॉलिड स्फीयर है, जिसका मास m और रेडियस क्या है, r है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना तो बनता है ना, बिल्कुल बनता है बिरू। तो ये मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, ए रहमान, ठीक है, ए आर है, जो कहाँ से पास हो रहा है, जिस तरह से होलो स्फीयर में हम लोग समझा था कि ये सरफेस से होते हुए इसके सेंटर से होते हुए नीचे से निकल रहा है ना। तो अब देखिए इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, I = वो आता है 2/5 mr²। कितना आता है, 2/5 mr²। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फार्मूला यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है, m जो होगा वो सॉलिड स्फीयर का मास होगा, r जो है वो सॉलिड स्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है। अब बात आती है क्या ये जो 2/5 mr² आया है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों तरह के सॉलिड स्फीयर के लिए यूज करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है फिर? तो ये तब करना है जब सॉलिड स्फीयर कैसा हो, यूनिफॉर्म जैसा हो। तो इस फॉर्मूले का यूज हम तभी करेंगे जब हम सॉलिड स्फीयर किस तरह का गिवन हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तब हम यूज कर लेंगे 2/5 mr²। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 8th पॉइंट की बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं 8th पॉइंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब रेक्टेंगुलर प्लेट का मतलब क्या है ये पहले समझ लेते हैं। तो अब देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा कि रेक्टेंगल टाइप का कुछ होगा, है ना, तो ये जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। अब ये किस टाइप का है हम लोग अभी समझेंगे, उसका टेंशन अपना ले, ये समझ में आ जाएगा, है ना। ये जो कि इस तरह से भरे हुए हैं। आप ऐसा समझ लीजिए ये एक पेज है, हम इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये है, ये, ठीक है, यही है रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका मास m और रेडियस r ये गिवन है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन होगा तभी तो फाइंड करेंगे। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो इस टाइप से कुछ है। इसको ध्यान से देखिए किस तरह से है, इस टाइप से, यानी इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से जा रहा है और इस तरह से। ये किस तरह से जा रहा है हम लोग अभी समझ लेते हैं इसको अच्छे से। देखिए ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। यार बात बात पे चाकू निकाल लेते हैं, ये क्या बात हुआ, क्या करें, है ना। आप समझते नहीं है तो बात बात पे तो मुझे चाकू निकालना ही पड़ेगा। तो ये मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये किस तरह से यहाँ बोर्ड पे रखा हुआ है, इस टाइप से। इसको ध्यान से देखिए, ये ऐसा है, इस टाइप से रखा हुआ है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो इसके सेंटर से यहाँ से कहीं इस तरह से पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस टाइप से यहाँ से पास हो रहा है। इसको समझने की कोशिश करिए। ये है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से इस तरह से पास हो रहा है। समझ में आया। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद इस रेक्टेंगुलर प्लेट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इसका ये साइड जो है वो b है और इसका ये साइड यानी लेंथ जो है वो a है। क्लियर है। जिस तरह से ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका कुछ होगा ना, ये मान लीजिए ये जो गिवन है ये b है और ये गिवन है l। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I = आएगा मास इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है। अब यहाँ ए बी क्या है, साइड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट है ना। ए हो गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, बी जो है वो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो इस फॉर्मूले को यूज हम लोग कब करेंगे, क्या जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस में यूज कर सकते हैं क्या?
तो ऐसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कब करेंगे? तो जब ये रेक्टेंगुलर प्लेट यूनिफॉर्म गिवन हो। कैसा गिवन हो? यूनिफॉर्म। तो जब रेक्टेंगुलर प्लेट यूनिफॉर्म गिवन हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर से और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब तो समझ में आ रहा है ना आपको? ये हो गया इस रेक्टेंगुलर प्लेट का प्लेन, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर। तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ma² + b² डिवाइडेड बाई 12 आता है। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए 9th पॉइंट की बात करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूबाइड के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूबाइड, ओके। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्यूबाइड ड्रॉ करते हैं, वो कैसा होता है ना। तो इस टाइप का कुछ क्यूबाइड देखने में, ये 9th 10th की बात होती है, वहाँ पे भी ये क्यूबाइड के बारे में वॉल्यूम क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, इसके बारे में बताया जाता है। तो आप लोगों को वहीं पे आइडिया अच्छे से 9th 10th में ही लग जाता है कि क्यूबाइड कैसा होगा। तो ये क्यूबाइड कुछ इस तरह का है, जिसका ये लेंथ a के इक्वल है और ये विड्थ b के इक्वल है और ये h किसके इक्वल है? c के, ओके। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बताओ कहाँ से जा रही है। मान लीजिए सॉलिड ही है, कोई ये होलो नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है? अपर सरफेस इस क्यूबाइड का क्या है? ये अपर सरफेस, ये वाला पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपर सरफेस है। अब इसको आप केवल देखिए और इस रेक्टेंगुलर प्लेट को देखिए, सेम लग रहा है, बिल्कुल सेम है ना। तो इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो सेम जिस तरह से इस रेक्टेंगुलर प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा था इसके सेंटर से, सेम उसी तरह इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस क्यूबाइड के इस तरह से सेंटर से होते हुए इस तरह से नीचे से निकल गया है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो देखिए इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो आता है I = m × a² + b² डिवाइडेड बाई 12। अब इसको ध्यान से देखिए, ये तो c पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। और ये जो फॉर्मूला आया है वो सेम किसके इक्वल आया है? इस रेक्टेंगुलर प्लेट के जैसा ही आया है, सेम है ना। सेम देखिए, जैसा जितना रेक्टेंगुलर प्लेट का था वही इस क्यूबाइड में भी है। तो अब देखिए यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये जो क्यूबाइड होता है ना वो बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लेट से मिलके ही बना होता है। वो कैसे बना होता है उसको भी हम लोग समझ लीजिए। ये हो गया लेंथ जो कि ये है, और ये हो गई विड्थ जो कि ये b है, और c क्या है? थिकनेस ना, यानी हाइट। तो ये जो है इस थिकनेस जो है इसका, इसी को हाइट बोल दिया, ठीक है। तो ये क्यूबाइड है। और हम लोगों ने समझा था अगर इसको एक पेज की बात करें, सिंगल इस पेज की, तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट। और हर एक पेज जो है देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट शेप का है, इसको हटाए। अब इसको देखिए ये कैसा है? रेक्टेंगुलर प्लेट जैसा ही है। तो हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है, यानी बहुत सारे रेक्टेंगुलर प्लेट को एक के ऊपर एक रखते गए तो इस तरह से क्यूबाइड बन गया। यानी क्यूबाइड जो बना है वो किससे मिलकर बना है? रेक्टेंगुलर प्लेट से ही मिलकर बना हुआ है ना। वो सेम रेक्टेंगुलर प्लेट से ही मिलकर बना हुआ है, इसीलिए वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है क्यूबाइड का जो रेक्टेंगुलर प्लेट का आया था। हम लोगों ने होलो सिलेंडर के केस में देखा था कि होलो सिलेंडर सेम रेडियस के बहुत सारे रिंग से मिलकर बना हुआ था, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के इक्वल आया था। और हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर के केस में भी देखा था कि सॉलिड सिलेंडर जो होता है वो बहुत सारे सेम रेडियस के छोटे छोटे डिस्क से मिलकर बना हुआ है। तो उस केस में भी सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आया था, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे डिस्क से मिलकर ही बना हुआ था। सेम उसी तरह ये क्यूबाइड जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर प्लेट से मिलकर ही बना हुआ है, इसीलिए जो रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वही इस क्यूबाइड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब हम 10th पॉइंट की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट। अभी हम लोगों ने रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बात किया था, अब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेट के बारे में, ठीक है। तो सेम रेक्टेंगुलर प्लेट का जब लेंथ और विड्थ को इक्वल कर देंगे वही स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर का क्या होता है? चारों साइड इक्वल होता है। तो सेम जैसा रेक्टेंगल था वैसे ही ये भी होगा, है ना। बस ये कैसा होगा? ये स्क्वायर जैसे, यानी जितना लेंथ था उतने ही विड्थ होगा। मान लीजिए ये a के इक्वल है, ये भी a के इक्वल है, साइड सभी a के इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। अब ये भी अंदर से क्या है? कहीं से खाली नहीं होगा, क्योंकि प्लेट टाइप का है, ये पेज होगा, पेज जैसा, ठीक है। अब इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेम रेक्टेंगल जैसा ही था, है ना। जिस तरह से रेक्टेंगुलर प्लेट में पास हो रहे थे सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस स्क्वायर प्लेट के प्लेन के इस तरह से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अब इसके बाद हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसका जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेम उसी की तरह होगा जो रेक्टेंगुलर प्लेट में था। तो मान लीजिए इसका मास अगर m है
तो रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या होता है, अगर यही चीज़ अगर रेक्टेंगल होता तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो m इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ b किसके इक्वल हो गया, a के ही इक्वल है ना, डिवाइडेड बाय 12। क्लियर है। अब i इक्वल्स टू क्या हो गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो m a स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ m क्या है, मास ऑफ स्क्वायर प्लेट, और a क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक तरह के रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, और उस फॉर्मूले के पीछे का क्या कंसेप्ट है ना। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब स्क्वायर प्लेट क्या गिवन हो, यूनिफॉर्म गिवन हो। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, सीधी बात है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इस स्क्वायर प्लेन के सेंटर से और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इस तरह से है ना, इस तरह से पास हो, उस केस में इसका यूज हम कर लेंगे। तो क्या क्या याद रखना है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखिए, और उस फॉर्मूले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन याद रखिए, कि जो आप फॉर्मूला याद रख रहे हैं वो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट है ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन का जैसे ही पोजीशन आप चेंज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखें, उसके साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन को याद रखिए किसके अबाउट है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये याद रखें कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए आया है, यानी यूनिफॉर्म के लिए आया है या नॉन यूनिफॉर्म के लिए आया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि क्या आपको याद रखना है। और चौथा जो कह सकते हैं तीसरा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फॉर्मूला में जो भी टर्म यूज हो रहा है उसका मीनिंग जो कि हम लोगों ने समझा भी है उसको भी आप याद रखें, कि ये जो फॉर्मूला में टर्म यूज हो रहा है कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, कहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेना है। ठीक है, तो इस पे आप खास ध्यान याद रखें, क्योंकि एग्जाम में यही मिस्टेक्स होते हैं। हम लोग जैसे जो डिस्टेंस गिवन होता है वो डिस्टेंस खटाक से फॉर्मूला याद रहता है उसमें पुट कर देते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि जो फॉर्मूले में टर्म यूज हुआ है उसका मीनिंग क्या था। जिस तरह से हम लोगों ने पॉइंट मास के केस में पढ़ा था, आर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लेंथ के केस में पढ़ा था कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन की रॉड के किसी एक एंड से पास होता है तो उसका ml²/3 होता है, जहाँ पे l जो था वो दूसरे एंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यही सब चीज़ हम भूल जाते हैं। और सेम जैसे रॉड के केस में एग्जांपल आता है तो हम लोग सिंपल रॉड का लेंथ उठा के पुट कर देते हैं। जैसे देखते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के किसी एक एंड से पास हो रहा है, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, ऐसे चिल्ला देते हैं। ऐसे नहीं होता है यार, पहले ये तो समझो कि L जो है वो क्या है, दूसरे एंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अगर मान लो आप परपेंडिकुलर अगर किसी एंगल पे दे दिया है रॉड को एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से ही पास हो रहा है, तो क्या उस केस में भी ml²/3 लिख देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है जितने भी तरह का रिजिड बॉडी यूज होता है हम लोग को सिलेबस में, उस सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो अच्छे से समझ लिया है ना। तो आपको अगर इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसमें जो भी फॉर्मूला है उसका मीनिंग पता है, तो अब आपको इससे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे किस तरह से अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम बस पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद उसका एप्लीकेशन यानी उसका यूज हम लोग किस तरह से करते हैं उसको सीखने की ज़रूरत है। तो इतना अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता है, तो जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर याद है, तो इस फॉर्मूले और इस दोनों थ्योरम के हेल्प से आप उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।